गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 2 इसके विषय पर जो है पहले भी चर्चा हो चुकी है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपको और करवाए जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला है, पंचमार्क सिक्कों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विनिमय के साधन के रूप में सिक्कों का प्रचलन हुआ, यानी वस्तुओं के लेन देन के रूप में जो है सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सबसे पहले 6ठी सदी ईसा पूर्व में चांदी और तांबे के आयताकार या वर्ताकार टुकड़े बनाए गए। तो सबसे पहले जो है चांदी के या जो है तांबे के आयताकार वर्ताकार जो है टुकड़े बनाए गए। इन टुकड़ों पर ठप्पा मारकर अनेक प्रकार के चिन्ह जैसे सूर्य, वृक्ष, मानव, खरगोश, बिच्छू, सांप आदि खोदे गए। तो इनके ऊपर जो है ठप्पा मारा गया, विभिन्न प्रकार की आकृतियां खोदी गई, जैसे आपका खरगोश की आकृति, मानव की आकृति, बिच्छू की आकृति, वृक्ष की आकृति, सर्प की आकृति, ये जो आकृतियां खोदी गई। इन्हें पंचमार्क या आद सिक्के कहते हैं। तो इन्हें ही जो है पंचमार्क या आद सिक्कों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के पंचमार्क सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक स्थलों से प्राप्त हुए। तो ये पंचमार्क सिक्के जो है भारत के लगभग पूरे भारत के अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। तो इसका संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। इसका लेखक समुद्रगुप्त का कवि हरिशरण था। तो इसका जो राजकवि था हरिशरण, उसने जो है ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। यह अभिलेख 33 लाइनों में संस्कृत भाषा में है। तो ये जो है 33 लाइनों के अंदर लिखा गया संस्कृत भाषा में। इससे हमें समुद्रगुप्त के चरित्र तथा सफलताओं की जानकारी मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से समुद्रगुप्त के चरित्र का पता चलता है, उसकी विशेषताओं का पता चलता है। समुद्रगुप्त के गुणों का बखान करते हुए प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, यानी हरिशरण ने लिखा है, धरती पर उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उसने कहा है कि इस धरती पर उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैरों के तलवे से अनेक राजाओं के यश को खत्म कर दिया था। तो जो हरिशरण कहता है कि समुद्रगुप्त ने अपने यश के माध्यम से अनेक राजाओं को के यश को जो अपने पांव के तले रौंद दिया था। समुद्रगुप्त की तुलना परमात्मा से की गई है। हरिशरण के द्वारा समुद्रगुप्त की तुलना भगवान से की गई है। वे परमात्मा पुरुष है। तो वे हरिशरण कहते हैं कि वे परमात्मा के बराबर है। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे दयालु हैं, वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे मानवता के लिए जो है एक प्रकार से भगवान की प्रतिमूर्ति के रूप में बखान किया गया है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके विषय में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन रचना है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है मौर्यकालीन एक रचना है। इसके लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। तो इसके लेखक का नाम चाणक्य है, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य प्राचीन भारत का प्रमुख कूटनीतिज्ञ व नीतिकार था। तो ये जो है कौटिल्य बहुत ही कूटनीतिज्ञ रहा है, नीतिकार रहा है। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक व प्रधानमंत्री था। तो इसने जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। और जो उस टाइम पे जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य, उसका शिक्षक भी रहा है और उसका प्रधानमंत्री भी रहा है। पुस्तक के नाम से ऐसा लगता है कि इसकी विषय सामग्री अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र, इससे ऐसा महसूस होता है कि जो इसकी विषय सामग्री है वो धन से संबंधित है, परंतु इसमें शासन संबंधी विश्लेषण मुख्य है। लेकिन इस बुक के अंदर जो है शासन संबंधी नीति के बारे में बताया गया है। इसमें शासक राजा की, उसकी सलाहकार परिषद की, जो राजा को सलाह देने वाली समिति थी उसकी, जनता और शासक संबंध, जनता और राजा के साथ कैसे संबंध है, न्याय व्यवस्था, मौर्यकालीन समय के अंदर न्याय व्यवस्था कैसी थी, शासन चलाने की प्रणाली, शासन को किस तरह से चलाया जाए, युद्ध नीति, युद्ध के माध्यम से जो है किस प्रकार की नीति का प्रयोग किया जाए, विदेशी विशेषकर पड़ोसियों से संबंध के बारे में बताया है। जो विदेशी राजा थे उनके साथ कैसे संबंध स्थापित किया जाए, इस सब बारे में जो है
इसके अंदर जो है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर बताया गया है। यह रचना 15 खंडों में विभाजित है, तो इसके जो है 15 भाग हैं। प्रत्येक खंड में लेखक ने तत्कालीन राजनीति, शासन, प्रबंध, भारत की स्थिति, समाज व संस्कृति को विस्तृत ढंग से बता। हर भाग के अंदर जो है लेखक के द्वारा उस समय के अंदर प्रचलित राजनीति के बारे में, शासन संबंधी नीति के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में और समाज की सभ्यता संस्कृति के बारे में खोल कर जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो अशोक के अभिलेखों से हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उनसे हमें जो है काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। इन अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य विस्तार, यानी अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, दंभ प्रणाली तथा उसके द्वारा बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए किए गए प्रयासों के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यानी कि उसने दंभ प्रणाली यानी धर्म से संबंधित प्रणाली को अपनाया था और बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का फैलाव करने के लिए उसने क्या कुछ प्रयास किए थे। ये अभिलेख अशोक के चरित्र जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, खुदे हुए जो पत्थर पर खुदे हुए मिले हैं, वे जो अशोक के चरित्र के बारे में बताते हैं और पड़ोसियों के प्रति नीति, पड़ोसी राजाओं के साथ उसकी जो कैसी नीति थी तथा मौर्य कला पर भी प्रकाश डाला है। तो उस समय मौर्य साम्राज्य के अंदर किस प्रकार की कलाकृति थी, यानी कि इन स्तंभों से विभिन्न प्रकार की जो है मौर्य और अशोक के समय की जो बहुत सी बातों का पता चलता है। इसके बाद देखिए, अग्रहार से आप क्या समझते हैं। अग्रहार से हमारा अभिप्राय उस भूमि से है, यानी अग्रहार से हमारा मतलब है उस भूमि से जो अनुदान पात्रों के माध्यम से ब्राह्मणों को दी जाती थी, जो दान के अंदर जो ब्राह्मणों को दी जाती थी। इस भूमि में ब्राह्मणों को सभी प्रकार के करों से मुक्त रखा गया, तो इस भूमि के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता था। दूसरी ओर इस भूमि से जो आय प्राप्त होती थी वह ब्राह्मणों द्वारा धर्म एवं शिक्षा संबंधी कार्यों पर खर्च की जाती थी। मतलब जो भी आय इस भूमि से प्राप्त होती थी वे शिक्षा के प्रसार में जो ब्राह्मण लगा देते थे और इसके साथ साथ जो है धर्म के प्रचार में भी जो है ये सारा का सारा जो आय प्राप्त होती थी वो धर्म और शिक्षा के प्रसार में ही लगाते थे। उसके बाद देखिए, दंभ महामात्र कौन थे। अशोक ने दंभ के प्रचार के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने बहुत से कर्मचारियों की नियुक्ति की। इन्हें दंभ महामात्र कहा जाता है, तो इन्हें दंभ महामात्र का नाम दिया गया। अशोक ने दंभ नीति से अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था तथा एकता बनाने का प्रयास किया। तो अशोक के द्वारा जो है अपनी धर्म के माध्यम से जो है साम्राज्य के अंदर शांति स्थापित करने की कोशिश की, लोगों के अंदर एकता स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों में सार्वभौमिक धर्म के नियमों का प्रसार किया, तो उसके अंदर अशोक के द्वारा जो है लोगों के अंदर सभी धर्मों के नियमों का प्रचार करने का प्रसार किया। अशोक के अनुसार धर्म के प्रसार का लक्ष्य, अशोक के अनुसार जो धर्म का प्रसार किया था, बौद्ध धर्म का प्रसार किया था, उसका मुख्य पर्पस था लोगों के यह लोक और परलोक को सुधारना, लोगों के इस लोक को भी और मृत्यु के बाद जब वो परलोक के अंदर जाता उसको भी सुधारना था। अशोक ने प्रसार करवाया कि दंभ के पालन से लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। तो अशोक के द्वारा ये कहा गया, दंभ महामात्रों के माध्यम से प्रचार करवाया गया कि इस धर्म के माध्यम से लोग जो है इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और मरने के बाद परलोक के अंदर भी जो है सुखी रहेंगे। धर्म महामात्रों को व्यापक अधिकार दिए गए, यानी धर्म का प्रचार करने वाले को काफी अधिकार दिए हुए थे। उन्हें समाज के सभी वर्गों के कल्याण और सुख के बारे में कार्य करना था। इन धर्म महामात्रों को जो है समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना था, उनके सुख संबंधी कार्य करने थे। इसके बाद आपका 6ठी सदी ईसा पूर्व में राजा और प्रजा के संबंध कैसे थे, यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व राजा के साथ प्रजा के कैसे संबंध थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का उदय हो रहा था। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व भारत के अंदर जो है खेती प्रणाली चल रही थी, कृषि प्रणाली चल रही थी। राजा कृषि के अधिशेष को हड़पना चाहते थे। राजा जो है कृषि की जो बचत होती थी उसको हड़पना चाहते थे। इससे राजा की छवि खराब हो रही थी, इससे राजा के जो है मतलब जो उसकी पहचान थी वो खराब हो जाती थी।
कई बार राजा तथा प्रजा के संबंध अच्छे नहीं होते थे। तो इस तरह से जो कई बार जो राजा और प्रजा के अच्छे संबंध नहीं होते थे। राजा अपने कोष को भरने के लिए ऊंचे कर वसूलते थे। राजा अपने खजाने को भरने के लिए ऊंचे ऊंचे लोगों पर कर लगा देते थे। कर उगाने वाले कर्मचारी अत्याचारी होते थे। जो कर्मचारी कर उगाने के लिए जाते थे जनता के पास, वो काफी अत्याचारी होते थे। किसान इन भारी करों के बोझ से अत्यंत दुखी थे। तो किसान जो है काफी दुखी होते थे इन करों से। इन करों के भार व राजा के अत्याचारों से बचने के लिए जंगल में भाग जाना ही एकमात्र उपाय था। कई बार क्या होता था कि जो जनता है, किसान है, राजा के अत्याचारों से बचने के लिए क्या करते थे, जंगलों के अंदर चले जाते थे। साथ ही किसान अपनी उपज को बढ़ाकर राजा के कर चुकाने का भी प्रयास करता था और कोशिश भी करता था किसान के द्वारा कि राजा ने जो मतलब कर लगाया है, अपनी उपज को बढ़ा के जो है ज्यादा बेनिफिट कमा के, ज्यादा लाभ कमा के उस कर को मैं चुका सकूं। नेक्स्ट देखिए, मैक्सनीज और उसकी पुस्तक इंडिका के बारे में आप क्या जानते हैं। मैक्सनीज को फारस और बेबीलोन के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा गया था। तो ये जो है मैक्सनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। वह पाटलिपुत्र में 302 ईसा पूर्व में से 298 ईसा पूर्व तक रहा। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार के अंदर जो है 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। यानी कि इस टाइम के दौरान जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर रहा था। इसने भारत के संबंध में इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो मैक्सनीज के द्वारा जो है भारत के संबंध में इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई, जो मौर्यकालीन भारत के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विदेशी वृत्तांत है। और ये जो है मैक्सनीज के द्वारा लिखा हुआ एक विदेशी वृत्तांत है और मौर्य साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला वृत्तांत है। इसमें उसने तत्कालीन भारत की प्राकृतिक स्थिति, उस समय भारत की प्राकृतिक स्थिति कैसी थी, मिट्टी, जलवायु, पेड़ पौधे व शासन प्रणाली तथा सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था का वर्णन किया है। तो इन सारी स्थितियों का वर्णन जो इसके अंदर किया गया है। यद्यपि इस ग्रंथ में मैक्सनीज ने कुछ बातें सुनी सुनाई और अविश्वसनीय लिखी। ऐसा भी माना जाता है कि मैक्सनीज के द्वारा कुछ बातें जो सुनकर लिखी गई है, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर भी A.L. वासम का यह कथन उपयुक्त लगता है। चाहे मैक्सनीज का लेख उतना पूर्ण व यथार्थ नहीं, मतलब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना वास्तविकता को नहीं दर्शाता जितना कि हम चाहते हैं, जितना कि हम मानते हैं, फिर भी इसका महत्व है, फिर भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि यह एक विदेशी यात्री का भारत के बारे में प्रमाणिक एवं संबंध वृत्तांत है। क्योंकि ये एक विदेशी यात्री के द्वारा भारत के बारे में जानकारी देने वाला वृत्तांत है, इसलिए जो है ये वृत्तांत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, मौर्य साम्राज्य का उतना महत्व नहीं जितना कि बताया गया, इसे स्पष्ट करते हुए 3 तर्क दीजिए। मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सी बातें गई हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना कि इसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है, इसके बारे में उन्होंने तर्क भी दिए हैं। जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य को अत्यधिक महत्व दिया। तो कुछ विद्वानों ने जो है मौर्य साम्राज्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, परंतु कुछ इतिहासकारों ने इसको नकारा है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है। उन्होंने इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। जो ये कहते हैं कि इसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है, उन्होंने अपने तर्क में कहा है, यह साम्राज्य केवल 150 वर्ष तक ही चला, जो कोई बड़ा काल नहीं है। उनका कहना है कि यह साम्राज्य ज्यादा लंबा नहीं चल सका, ये केवल जो है 150 वर्ष तक ही चल सका, जो ज्यादा लंबा नहीं है, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के सारे भागों पर फैला हुआ नहीं था। उनका यह भी कहना है कि जो मौर्य साम्राज्य था संपूर्ण भारत के भागों पर नहीं फैला हुआ था। साम्राज्य की सीमा में भी सभी भागों पर एक सा नियंत्रण नहीं था। उनका यह भी कहना है कि जो जहां जहां पर यह फैला हुआ था वहां पर जो मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण एक समान नहीं था। तो इसलिए जो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है जितना बखान किया गया है। अब देखिए, सरदार कौन होते थे और उनके क्या कार्य थे।
मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अनेक क्षेत्रों में शक्तिशाली सरदारों का उदय हुआ। तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, अनेक क्षेत्रों के अंदर शक्तिशाली सरदार उभर कर सामने आए। उनका पद पैतृक भी हो सकता था, तो इनमें से कुछ का पद पैतृक था और नहीं भी, और कुछ का पैतृक नहीं था। ये सरदार विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते थे। ये जो है धार्मिक क्रियाकलापों का संचालन करवाते थे। युद्ध के समय ये सेना का नेतृत्व करते थे, और जब युद्ध होता था उस टाइम पे भी जो है ये मतलब सेना को संचालित करते थे। साथ ही विवादों को सुलझाने में भी मध्यस्थता का काम करते थे। अगर मान लीजिए लोगों का आपस में झगड़ा हो जाता था तो हम बीच बचाव करके जो है वो उन झगड़ों को सुलझाने का कार्य भी करते थे। ये सरदार अपने अधीनस्थ लोगों से भेंट प्राप्त करते थे। जो लोग उनके अधीन होते थे उनसे जो है मतलब सम्मान के रूप में भेंट लेते थे, और उसका कुछ भाग अपने समर्थकों में बांट देते थे, और उसका कुछ हिस्सा जो उन सरदारों के समर्थक होते थे उनको दे देते थे। इसके बाद देखिए प्रभावती कौन थी। प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो ये प्रभावती जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। उसका विवाह वाकाटक शासक से हुआ। उसका विवाह जो है वाकाटक शासक से हुआ। प्रभावती के बारे में विशेष बात यह है कि उसने भूमि अनुदान किया। तो प्रभावती के बारे में जो बात प्रचलित है मुख्य रूप से वो ये है कि प्रभावती के द्वारा भूमि अनुदान बहुत ज्यादा मात्रा में किया गया था, जो किसी महिला द्वारा भूमि दान का विरला उदाहरण है। और उस टाइम पर जो भूमि दान का बहुत ही कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि महिलाओं के द्वारा भूमि दान की जाती थी। तो प्रभावती का नाम जो है भूमि दान के साथ काफी जुड़ा हुआ है। तो बच्चों आज आपको कुछ प्रश्न करवाए हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। धन्यवाद।